शिक्षार्थियों, एक बार पुनः आप सबों का हिंदी संस्कृत एकेडमी में स्वागत है। वादे के अनुसार आज मैं हिंदी व्याकरण के बारे में एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम संधि प्रकरण है, आज उसके बारे में चर्चा करेंगे। शिक्षार्थियों, आपको पता है कि संधि प्रकरण का महत्व कितना ज़्यादा है आप सबों के लिए, यह ध्यान देने की बात है। आप जिस भी परीक्षा में बैठते हों, बेसिक से लेके उच्च स्तर तक, सबों में संधि से कुछ न कुछ प्रश्न रहते ही हैं। चाहे आप प्रतियोगिता परीक्षा देते हो, उसमें भी संधि प्रकरण से कुछ न कुछ प्रश्न रहते ही हैं। इसलिए आप सबों को परीक्षा में किसी तरह की कठिनाई न हो, इसके लिए मैं आपके लिए आज से हिंदी व्याकरण का संधि प्रकरण लेके आया हूं, ताकि आप सबों को किसी भी परीक्षा में परेशानी न हो। शिक्षार्थियों, आप सबों को पता है कि हम लोग आजकल परीक्षा की तैयारी के लिए बेसिक व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो बेसिक व्याकरण में मैं पहले भी कह चुका हूं, मैं प्रयास करूंगा परीक्षा से पहले जो टॉपिक महत्वपूर्ण है, पहले मैं उसका अध्ययन करता हूं, उसके बाद पुनः मैं फिर प्रकरण को एक एक करके लेके चलूंगा। तो ज़्यादा विशेष बात नहीं करते हुए मैं आप सबों को मुख्य विषय पर ले चलता हूं। संधि का मतलब क्या होता है? आज तक आप लोग पढ़े संधि विच्छेद क्या मतलब होता है? तो सामान्यतः संधि का मतलब जो समाज में होता है वही व्याकरण शास्त्र में भी होता है। संधि का मतलब होता है मेल। आप भी बोलचाल की भाषा में सुनते हैं या कहते हैं कि चलो किसी से अगर कोई कटुता हो गई है तो संधि कर लेते हैं। जिस तरह समाज में दो व्यक्तियों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच संधि होती है, वही व्याकरण शास्त्र में भी संधि होता है। लेकिन आपको पता है व्याकरण में कुछ नियम होते हैं, परिभाषा होती है जिसके आधार पर व्याकरण चलती है। इसलिए इसके कुछ विशेष नियम हैं। चलिए, संधि के जो विशेष नियम हैं उसको हम परिभाषा कहते हैं। तो संधि की परिभाषा सामान्यतः होता है, जो आप देख रहे हैं, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। शिक्षार्थियों, आपको पता है जो संधि दो वर्णों के मेल में होता है, जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसे ही हम संधि कहते हैं। संधि दो वर्णों के बीच मिलन को कहते हैं, या दूसरे शब्दों में दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होती है उसे हम संधि कहते हैं। शिक्षार्थियों, आपको पहले भी मैं कह चुका हूं, व्याकरण में परिभाषा और उदाहरण देना महत्वपूर्ण होता है। अगर आपसे परीक्षा में पूछता है संधि किसे कहते हैं, तो संधि का मतलब परिभाषा और उसका उदाहरण देना ही होगा, तब आप सही अंक प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा आपको अगर परिभाषा देते हैं, उदाहरण नहीं देते हैं, तो आपको कम अंक प्राप्त होंगे। इसलिए आप
इसका दोनों का अभ्यास करेंगे। पुनः एक बार, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। उदाहरण, जैसे देव जोर आलय बराबर है देवालय। अब यहां ध्यान देने की बात है, देव जोर आलय, तो देव में औकार और आलय का आकार मिलके दीर्घ हो गया है, तो यहां हो गया देव जोड़ आलय बराबर है देवालय। शिक्षार्थियों, इसको अलग अलग करते हैं तो इसको हम विच्छेद कहते हैं। इसलिए कहते हैं कि संधि विच्छेद। तो संधि का मतलब होता है मेल और विच्छेद का मतलब होता है अलग होना। कहीं कहीं किसी परीक्षा में आपसे पूछ देता है, कुछ वाक्य दे देगा, कुछ शब्द दे देगा, कहेगा जो संधि करें, तो संधि करें तो ऐसे लिखेगा देव जोड़ आलय, इसको आपको देवालय लिखना पड़ेगा। हो गया देवालय। कहीं कहीं देवालय लिख देना है, तब कहेगा विच्छेद करें, तो विच्छेद का मतलब होता है अलग अलग करना, तो देव जोड़ आलय तो हो जाएगा विच्छेद। यही है संधि विच्छेद। सामान्यतः इसके भी भेद होते हैं। तो सामान्यतः संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब सामान्यतः परिचय में अभी चल रहे हैं, उसके बाद विशेष में आएंगे। तो स्वर संधि की भी परिभाषा होती है, व्यंजन संधि की भी परिभाषा होती है और विसर्ग संधि की भी परिभाषा होती है। शिक्षार्थियों, तो मैं क्रमबद्ध रूप से आप सबों को अलग अलग परिभाषा बतलाता हूं। जैसे स्वर संधि, तो स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं, देव जोर आलय, इसमें पहला पद देव, इसमें औकार जो उच्चारण करते हैं वो हुआ पहला, तो देव का औकार, आलय का पहला क्या है, आ है, वर्ण है, तो अ देव के औकार में और आलय के आकार में संधि हुआ है, इसलिए वहां दीर्घ होकर देवालय हो गया है। इसलिए स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। उसी तरह व्यंजन संधि, तो व्यंजन संधि की परिभाषा है व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि कौन, जिसमें स्वर नहीं हो उसको व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे जिसमें अंतिम वर्ण में हलंत हो, जैसे दिक जोर अंबर, दिक जोर अंबर यानी दिगंबर। दिक मतलब व्यंजन संधि, उसके बाद अंबर का आकार स्वर संधि, तो वही हो गया क और अ में मिलके संधि हो गया, इसलिए हो गया दिगंबर। उसी तरह विसर्ग संधि, विसर्ग संधि की सामान्यतः परिभाषा होती है विसर्ग वर्णों के बाद स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग वर्णों के बाद जैसे निह जोर चय, निह जोर चय, तो निह का जो विसर्ग होता है उसके बाद चवर्ग, चवर्ण है, तो क्या हुआ, विसर्ग के बाद च मतलब व्यंजन संधि है, तो हो गया निह जोर चय यानी निश्चय।
ये हुआ उदाहरण, ये सामान्यतः परिभाषा हुआ। शिक्षार्थियों, इसकी विस्तृत विवेचना करने पर फिर स्वर संधि के भेद होते हैं, फिर व्यंजन संधि के भी नियम होते हैं और विसर्ग संधि के भी। तो सामान्यतः मैं आप लोगों को साधारणतया अब लिख के भी बतला देता हूं कि स्वर संधि किसे कहते हैं, व्यंजन संधि किसे कहते हैं और विसर्ग संधि किसे कहते हैं। शिक्षार्थियों, अब आपके सम्मुख स्वर संधि के कुछ विशेष उदाहरण के बारे में बतलाता हूं जो कैसे परिवर्तित होता है। जैसे आप देख रहे हैं स्वर संधि के उदाहरण, आपको ज्ञात है कि स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल को स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोर आलय, तो आपको यह भी ज्ञात है संधि दो वर्णों के बीच होता है। तो यहां देव का आकार और आलय का आकार दोनों मिलके आ हो गया है, तब यहां बना देवालय। उसी तरह आपको ज्ञात है कि व्यंजन वर्णों के साथ स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल को व्यंजन संधि कहते हैं। आपको पता है व्यंजन वर्ण मतलब हलंत वाला वर्ण को हम व्यंजन वर्ण कहते हैं, चूंकि इसमें स्वर नहीं लगा हुआ है। तो आप देख रहे हैं दिक जोर अंबर, दिक दोनों का अर्थ होता है। अब दिक जोर अंबर यानी दिगंबर, दिक के ककार और अंबर के आकार दोनों में संधि हुई है, इसलिए यहां बना दिगंबर। अगर अर्थ करना चाहते हैं, दिक का मतलब होता है दिशा और अंबर मतलब होता है वस्त्र। उसी तरह विसर्ग संधि, विसर्ग संधि विसर्ग वर्ण के बाद यदि स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण आए उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। आप देख रहे हैं निह जोड़ चय, निह मतलब विसर्ग वर्ण के बाद ये व्यंजन वर्ण है चकार, तो ये दोनों में संधि हुए, तो उसके बाद क्या हो गया निश्चय। अब इन सबों में कैसे परिवर्तन होता है उसके भी नियम हैं, जिसको मैं विस्तृत रूप से अगली बार बताऊंगा। शिक्षार्थियों, अगर आप इसका अध्ययन करते हैं तो मेरा विश्वास है आपको आने वाले परीक्षाओं में कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन जिसके जो नियम है उसको आप सम्यक पूर्वक अध्ययन करें और उसका अभ्यास करें, तभी आप इससे आगे जा सकते हैं, नहीं तो यहां फंस जाएंगे। मैं आप लोगों को भरोसा दिलाता हूं, इसके जो सामान्य नियम हैं मैं आपको उसके तरफ ले चलूंगा, बस केवल आपको कुछ साथ देने की आवश्यकता है। साथ क्या देना है, आपको इसको पढ़ना है और अपने अभ्यास पुस्तिका पे लिखना है। मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं, जो आप ऐसा करेंगे। शिक्षार्थियों, अगले बार पुनः मैं आपको यह बतलाऊंगा जो स्वर संधि के भेद, व्यंजन संधि के नियम और विसर्ग संधि के नियम के बारे में मैं आपको अगली बार बताऊंगा। इसके बाद मैं विस्तृत हर चीज जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं वहां तक ले चलूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं और एक उम्मीद लेके कि आप जो पढ़ेंगे उसको अपने मन से पढ़ेंगे और याद रखेंगे। इसी के साथ आप सबों का